हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग सरल रेखाएं पढ़ रहे थे और आज उसकी हम अंतिम एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली को यहां पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले सारी कुछ जो भी एक्सरसाइज थी उसके हमने सारी कुछ एक एक करके सारी प्रश्नों को हल किया है, जबकि आज अंत में आपको ये विविध प्रश्नावली कंप्लीट करनी है। ठीक है, बाय द वे, अगर अब तक आपने उन वीडियोज को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करके जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो आज जो विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे उसमें सब मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, मिले जुले सारे प्रश्न हैं। पूरी एक्सरसाइज को हम एक बार फिर से रिवीजन कर पाएंगे अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न। देखो, ये पहला प्रश्न है, इसमें कहा है कि k का मान ज्ञात करिए, जबकि रेखा दिया है इसमें k - 3 इंटू एक्स, माइनस में है ब्रैकेट में k - k स्क्वायर 4 - k स्क्वायर इंटू बाई प्लस k स्क्वायर -7k प्लस 6 बराबर 0। एक रेखा हमें दिया है और इस रेखा में एक अज्ञात राशि k है, उसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। और जबकि ये रेखा x अक्ष के समांतर है तब k का मान कितना होगा, y अक्ष के समांतर है तब k का मान कितना होगा, और मूल बिंदु से ये रेखा जाती है तब k का मान कितना है। यहां पर 3 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। देखो, यहां पर एक रेखा जो दी गई है उस रेखा को पहले लिखेंगे। रेखा हमें दिया गया है k - 3 इंटू एक्स, माइनस में ये दिया गया है 4 - k स्क्वायर इंटू में y, 4 - k स्क्वायर इंटू y, और प्लस आगे है k स्क्वायर प्लस माइनस में 7k स्क्वायर -7k प्लस 6 बराबर 0। ये हमें देखो रेखा दिया है। ठीक है, और इस रेखा में जो k अज्ञात राशि है ना, ये वाली k है, इस k की वैल्यू हमें यहां पर ज्ञात करनी है। जो भी k इसमें लिखा ना उसका हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। और प्रश्न में जो शर्तें दी गई हैं वो इस प्रकार से, यहां देखो पहले खंड ए में हमसे कहा है कि रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। तो अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो आपको पता है कि उसकी प्रवणता कितनी होती है। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता 0 होती है। देखो ध्यान दें, अगर कोई रेखा हम x अक्ष के समांतर बनाएं तो यहां x अक्ष के साथ इसका कोई भी झुकाव नहीं होगा, मतलब थीटा बराबर 0 होगा। तो कुल मिला के अगर थीटा 0 होता है तो उसकी ढाल m बराबर क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है। और थीटा का मान अगर 0 लिख दें तो tan 0 को 0 लिखेंगे, मतलब उसकी प्रवणता या ढाल कहें 0 होती है। तो ये वाली रेखा जो है उस रेखा के लिए आपको शर्त कहा गया है कि अगर ये रेखा x अक्ष के समांतर है तो k का मान कितना है, तो आपको लिखना है x अक्ष के समांतर है तब प्रवणता 0 होगी, मतलब ढाल इसकी है वो क्या होगी, 0 होगी। मतलब या ये कहें कि उसकी प्रवणता m बराबर 0 होगी, एक ही बात है। ठीक है, तो इस रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक और अपॉन में y का गुणांक। ठीक है, किसी भी रेखा की अगर हम प्रवणता ज्ञात करना चाहें तो फॉर्मूला होता है प्रवणता बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो ये प्रवणता प्रश्न के अनुसार देखो कितनी है, चूंकि रेखा x अक्ष के समांतर है इसलिए इसकी प्रवणता कितनी लिखनी है, 0 लिखनी है। तो प्रवणता को 0 लिखना है बराबर -x का गुणांक आप देख सकते हो k - 3 है, और अपॉन में y का जो गुणांक है वो है -4 - k स्क्वायर, ये y का गुणांक है। ठीक है, बस ये माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो k - 3 = 0, या कह सकते हैं k की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। ठीक है, तो ये रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तब k की वैल्यू कितनी होगी, 3। ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें कहा है कि ये रेखा x अक्ष के समांतर है तो k का मान कितना है, तो आपको लिखना है k का मान 3 है। ठीक है, और यदि ये रेखा देखो दूसरा इसमें जो b पार्ट है वो इस प्रकार से लिखा है कि ये रेखा y अक्ष के अगर समांतर है, तो अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर होती है, देखो ध्यान दें, ये है आपका y अक्ष, और y अक्ष के समांतर जब रेखा बनाई जाती है तो वह x अक्ष के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है। तो उस रेखा की ढाल कितनी होती है, आपको लिखना है tan 90। tan 90 का मतलब अनंत। तो उस रेखा की ढाल कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, अनंत का मतलब समझ सकते हो, अनंत का मतलब होता है 1/0।
ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां लिख दें चूंकि रेखा यहां लिख लें चूंकि रेखा y अक्ष के समांतर है, चूंकि रेखा y अक्ष के समांतर है, अतः प्रवणता कहें या ढाल कह दें एक ही बात है, m बराबर अनंत लिखना है। ठीक है, तब उसकी प्रवणता कितनी होगी, अनंत होगी। तो यहां देखो प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे बाई का गुणांक। बताओ एक्स का गुणांक कितना है, यहां पर आपको लिखना है एक्स का गुणांक है k माइनस 3 और इसके बाद बाई का गुणांक लिखना है -4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिखना है, अनंत। अनंत का मतलब 1/0। यहां से माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू 4 या ये कहें के बराबर +-2 होगा। ठीक है, तो अगर रेखा y अक्ष के समांतर होगी तब k की वैल्यू +-2 +2 हो सकती है या -2। ठीक है, तो इस तरीके से k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब तीसरे पार्ट में आपसे प्रश्न कहता है कि रेखा मूल बिंदु से जाती है तब k का मान कितना होगा। देखो यहां सी पार्ट में प्रश्न कहता है कि ये रेखा मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु से इस रेखा को अगर ये रेखा मूल बिंदु से जाती है, इसका मतलब मूल बिंदु से संतुष्ट करेगी। x का मान 0 लिखना है, y का मान 0 लिखना है, तो ये दोनों पद शून्य हो जाएंगे। यहां लिखें यदि रेखा मूल बिंदु से जाती है, यदि रेखा मूल बिंदु से जाती है, अगर कोई रेखा मूल बिंदु से जाती है तब मूल बिंदु से संतुष्ट करेगी, मतलब x बराबर 0 y बराबर 0 से संतुष्ट करेगी। तो यहां पर x बराबर 0 y बराबर 0 आप लिख दें। ये x का मान जब 0 लिखोगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, प्लस दूसरा पद देखो y का मान, ये भी आपको 0 लिखने से ये भी 0 हो जाएगा, प्लस यहां आपको लिखना है के स्क्वायर माइनस का 7k और +6 बराबर 0। ठीक, यहां से इसको हल करेंगे k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहां देखिए के स्क्वायर माइनस में 7k लिखा है, देखो 6 कम 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, तो माइनस का 6k लिख दें, माइनस का 1k लिखें, प्लस 6 लिखें बराबर 0। ठीक है, तो यहां से देखो कॉमन k मिल जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगा k माइनस 6, माइनस का 1 कॉमन लें तो k माइनस 6 बराबर 0। दोनों जगह से देखो यहां से k माइनस 6 फिर से कॉमन मिल रहा है, तो यहां पर हमें मिलेगा k माइनस 1 बराबर 0। अब यदि इसको 0 लिखोगी, k माइनस 6 को 0 लिखोगी, तो यहां से हमें k की वैल्यू 6 मिल जाएगी। और यदि हम k माइनस 1 को 0 लिखेंगे तो हमें k की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो यहां पर देखो ध्यान दें, अगर रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, अगर रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तब k की वैल्यू 1 हो सकती है या 6 हो सकती है, 1,6। ठीक, ये दोनों वैल्यू ठीक है, सही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए थे कि ये दी गई रेखा जो है अगर x अक्ष के समांतर है तब m की वैल्यू कितनी होगी। तो याद रखना है x अक्ष के समांतर कोई रेखा होती है तो उसकी ढाल हम शून्य लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ढाल निकाली, उसको शून्य के बराबर लिखने के बाद यहां से हमने k का मान ज्ञात कर लिया। अब कहता है कि अगर रेखा y अक्ष के समांतर है, तो अगर y अक्ष के समांतर होती है तो उसकी अनंत प्रवणता होती है। तो उस रेखा की प्रवणता कितनी होती है, अनंत होती है। तो मतलब इसकी प्रवणता हमें अनंत लिखनी है। देखो प्रवणता हमने बिल्कुल उसी प्रकार से निकाली, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, और उसको हमने अनंत के बराबर लिखा। अनंत का मतलब 1/0 होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से हमें k की वैल्यू +-2 मिल गई। अब तीसरे पार्ट में प्रश्न कहता है कि रेखा मूल बिंदु से जाती है, ये वाली रेखा मूल बिंदु से जाती है, इसका मतलब मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी। x का मान 0, y का मान 0 लिखने से ये दोनों पद शून्य हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। यही देखो यहां पर पहला पद शून्य हो गया, दूसरा शून्य हो गया, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। और यहां से हमने इसके फैक्टर कर लिए, तो यहां से हमें k के 2 मान मिले, k बराबर 6 और k बराबर 1। ठीक है, तो बस इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला कंप्लीट होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो भाई, दूसरा प्रश्न क्या कहता है। देखो दूसरा प्रश्न देखो, ये हमारे पास है कि थीटा और पी के मान ज्ञात करना है। क्या करना है,
थीटा और पी का मान हमें ज्ञात करना है। यदि समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p और एक और समीकरण दिया गया है इसका लंब रूप है। देखो ध्यान से समझना है, दूसरा प्रश्न है आपका। एक तो बात हमें ये दी गई है कि समीकरण जो दिया है वो लंब रूप में रेखा का समीकरण है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p। यहां देखो एक तो हमें ये समीकरण दिया गया है, ठीक है, और आगे एक समीकरण और दिया गया है, उसको हमें लंब रूप में बदलना है। देखो ध्यान दें, रेखा हमें एक दूसरा और दिया गया है, ये रेखा है √3x और प्लस y प्लस 2 बराबर 0, एक ये रेखा दिया गया है। इस रेखा को हमें लंब रूप में बदलना है, ठीक है। लंब रूप में बदलने के बाद इससे हमें तुलना करके p और थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये रेखा लंब रूप में है, तो लंब रूप में है मतलब इस रूप में है, तो इसको हम लंब रूप में अगर बदल दें तब इसकी हमें इससे तुलना फिर करनी है। थीटा का मान पी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। यहां से इस रेखा को लंब रूप में कैसे बदलोगे, बताओ भी। किसी रेखा को जब हम लंब रूप में बदलते हैं तो हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहला स्टेप करते हैं कि जो अचर पद है उसको दायां पक्ष में ले जाते हैं, ठीक। ये प्लस का 2 है, इसको बाएं पक्ष में ले जाए, ये सॉरी दाएं पक्ष में ले जाए तो प्लस 2 कहां पहुंच जाएगा, -2 में पहुंच जाएगा। इसके बाद अगर ये अचर पद माइनस का होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको हमें प्लस बनाना है। स्टेप बाय स्टेप हमने सारी बातें आपको बताई हैं। तो यहां से हम माइनस का पूरे इक्वेशन में गुणा करते हैं, √3x माइनस का y हो जाएगा और ये प्लस में 2 हो जाएगा। देखो माइनस का हमने पूरे इक्वेशन में गुणा कर दिया। इसके बाद तीसरे स्टेप पे क्या करते हैं, तीसरे स्टेप पर यहां पर √x का जो गुणांक है उसका वर्ग करते हैं, प्लस y का जो गुणांक है उसका वर्ग करते हैं, और वर्गों का योग करके हम जोड़ने के बाद इसका जब वर्गमूल लेंगे तो जो राशि मिलती है उस राशि का पूरे इक्वेशन में भाग कर देते हैं, और भाग करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलता है वो लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है। यहां देखते हैं आगे, -√3 का स्क्वायर पूरा 3 यहां लिखना है, और ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 लिखना है। 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 का पूरी इक्वेशन में हम भाग कर देंगे। यहां लिख दें 2 का दोनों पक्षों में भाग करने पर, अगर हम 2 का दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ये समीकरण हमारा लंब रूप में बदल जाएगा। देखो इस प्रकार से, -√3 यहां 2 से भाग कर दें, और माइनस यहां भी हमें 2 से भाग करना है, इंटू y लिख दें, और जब 2/2 लिखोगे तो यहां पर हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहां भी हमने 2 का भाग कर दिया, 2/2 मतलब 1। अब ये देखो रेखा हमारी लंब रूप में बदल गई, इस रूप में हमें लिखना है। देखो कैसे, देखो ध्यान दें, यहां माइनस आपका ज्यों का त्यों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझो भाई, यहां पर एक हमने गलती की, ये x है ना, ये x नहीं लिख पाया, इसको लिख ले, ठीक है। -√3/2 इंटू x, फिर माइनस यहां पर देखो 2 का भाग दिया तो 1/2 इंटू y, यहां 2 का भाग दिया तो 1। अब ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, देखो माइनस यहां लिख दें, x आपका ज्यों का त्यों जैसा लिखा है, x को तो वैसे ही लिखना है, और √3/2 लिखा है, इसको हम cos 30 लिख सकते हैं। cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। फिर ये -1/2 को क्या लिख सकते हैं, y तो आपका ये लिखा है जैसा ज्यों का त्यों, 1/2 को हम sin 30 लिख सकते हैं, और बराबर में 1 लिख दें। क्या इसमें कोई समस्या? cos 30 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, माइनस ज्यों का त्यों, यहां भी माइनस ज्यों का। अब हमें क्या करना है, इस माइनस को अगर प्लस में बदलना, क्योंकि रेखा को हमें इस रूप में बदलना है, देखो इस रूप में, लंब रूप में बदलना है, तो अगर इसको रूप में बदलें तो ये माइनस को हमें खत्म करना है। देखो ऐसे करेंगे, x इंटू cos 180 प्लस 30 लिख दें। ध्यान से समझो भाई, 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, तो इस माइनस को हमने cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा में लिख लिया, ठीक है। इसी प्रकार यहां देखो, इसको भी प्लस बना दें, और ये हो जाएगा y इंटू में साइन 180 प्लस 30 लिख दें, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। और ये बराबर में यहां आपको एक ज्यों का त्यों रखना है। अब देखिए ये रेखा आपकी बिल्कुल एकदम लंब रूप में बदल गई, x cos 210 हो जाएगा, प्लस y इंटू साइन 210 लिखना है, बराबर में 1, ठीक है।
अब अगर इसकी तुलना कर दें, इस पर हम एक नंबर नया डाल देते हैं 3। समीकरण 1 और समीकरण 3 की अगर तुलना कर दें, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर तो देखो समीकरण 1 और 3 जो लिखा है उसकी तुलना करें, ध्यान से समझो। x cos थीटा, यहां देखो x cos 210, थीटा का मान यहां से 210 मिल रहा है। यहां देखो y sin थीटा, ये y sin 210, थीटा का मान 210 मिल रहा है, और लंब की माप p बराबर 1 मिल रही, ठीक है। यही दोनों चीजें हमसे पूछी गई हैं। थीटा का मान 210 आपको लिखना है, और ये मूल बिंदु से रेखा की लंबिक दूरी, ठीक है, वो 1 इकाई लिखना है, p बराबर 1 लिखना है, और लंब का धन x अक्ष से झुकाव होता है ये थीटा, वो 210 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो दोनों चीजें पूछी गई थी, थीटा का मान और p का मान, वो हमने निकाला, ठीक है। चलो समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर लाइक कर दें, और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक। चलो इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छे से देखो। एक तो बात यह है भाई, हम यहां पर क्वेश्चन को नहीं लिख रहे, ठीक है। आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है, आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कभी क्लास अटेंड किया करेंगे तो बुक जरूर हाथ में आपके होनी चाहिए, उससे आप अपने क्वेश्चन को मिलाएंगे और फिर इसके बाद सॉल्व यहां से देखेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और उनका गुणनफल 1 तथा -6 है। देखो ध्यान दें, ये है क्वेश्चन नंबर 3। कहा है अक्षों पर कटे जो अंतःखंड होते हैं, आपको पता है कोई रेखा अक्षों पर a और b के अंतःखंड काटती है तो उस रेखा का समीकरण x/a + y/b बराबर 1 होता है। अक्षों पर काटे गए अंतःखंड a और b होते हैं, उनका योगफल तो 1 दिया गया है तथा उनका गुणनफल -6 दिया गया है, ऐसा प्रश्न कहता है। देखो माना अक्षों पर काटे गए अंतःखंड a व b हैं, ठीक। तब रेखा का समीकरण क्या होगा? तब रेखा का समीकरण होगा x/a + y/b बराबर 1। हकीकत बात तो यह है कि अगर हमें a और b के मान पता हो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझो यही आंसर हो जाएगा अगर a और b के मान पता हो। यहां पर a और b के मान पता करने के लिए 2 शर्तें प्रश्न में दी गई हैं। क्या शर्तें दी गई हैं? यहां पर हम लिख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि इन दोनों अंतःखंडों का योग 1 है। प्रश्न कहता है दोनों अंतःखंडों का योग कितना है? 1 है, तथा इनका दोनों का गुणनफल बराबर कितना है? इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपका है -6। तो यहां पर इन दोनों का गुणनफल बराबर हम -6 लिख देते हैं। ये प्रश्न के अनुसार दोनों बातें दी गई हैं। इस पर हम 1 नंबर डाल लें और इस पर हम दूसरा नंबर डाल लें, ठीक है। तो बस इन दोनों समीकरणों को हल करके हम यहां से ए बी की वैल्यू निकालेंगे और बस ए बी की वैल्यू यहां रख देंगे तो हमें रेखा का भी समीकरण मिल जाएगा, ठीक। इतनी सी बात है। अब इसको हम ए और बी के मान को ज्ञात करने के लिए बहुत ढेर सारी विधियां हमारे पास। चाहो तो आप प्रतिस्थापन कर सकते हो। अगर हम यहां से किसी एक चर का मान निकालें और दूसरे समीकरण में रख दें, तो यहां से अगर b की वैल्यू निकालें तो -6/a कहां लिख दें? समीकरण 1 में रखने पर। पहले समीकरण में रख दें b की वैल्यू माइनस, कहां से हमने ये b की वैल्यू निकाली? समीकरण दूसरे से निकाली। इस वाले समीकरण से b बराबर हो जाएगा a से भाग हो जाएगा -6/a। कहां लिखना है? समीकरण 1 में। इसमें लिखना है, देखो a आपको ज्यों का त्यों रखना है, प्लस b के जगह पर लिखना है -6/a और ये बराबर में 1, ठीक है। अब यहां देखो बटे में a है, यहां एलसीएम a आ जाएगा, या ये कहें पूरे समीकरण में हम a का गुणा कर दें तो ये हमें मिल जाएगा a² -6 और बराबर में इधर a का गुणा करेंगे तो 1a हो जाएगा, ठीक है। a इधर ले आएंगे तो a² माइनस में a लिख दें और -6 लिख दें और बराबर में 0 लिख दें। तो ये इस तरीके से देखो एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, द्विघाती समीकरण। इसको हम हल कर लें, a की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी,
फिर जो ए की वैल्यू मिलेगी उसको हम यहां रख देंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। जब ए बी दोनों की वैल्यू मिल जाएगी उन वैल्यूज को हम यहां रखेंगे तो हमें रेखा का अभीष्ट समीकरण मिल जाएगा। इसको पहले हल कर लेते हैं। देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लें, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस ए 2a लिख दें, 3a प्लस 2a और माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से देखो हम दो दो समूह बना के कॉमन लेंगे, तो यहां से a कॉमन है तो a माइनस 3 लिखेंगे, प्लस में 2 कॉमन तो a माइनस 3 लिखेंगे बराबर 0। और इसी सिस्टम में और आगे बढ़ेंगे तो a माइनस 3 फिर से कॉमन है, a प्लस 2 और बराबर में 0। ठीक है, यदि इस गुणनखंड को 0 लिखोगे तो यहां से अगर हम यहां से देखो ध्यान दें, यदि a माइनस 3 को हम 0 लिखेंगे तो यहां से a की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। और यदि a प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तब हमें a की वैल्यू माइनस 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब ये a की वैल्यू अगर 3 यहां रख दें तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां लिख दें इस प्रकार से, जब a बराबर हमें 3 दे रहा है, a का मान हमें 3 मिल रहा है तो b का मान कितना मिलेगा, तो यहां लिख दें, तो b बराबर कितना होगा, b बराबर माइनस में 6/3 मतलब माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब a की वैल्यू माइनस 2 लिख देंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान दें, माइनस में 6 लिखें और बटे में माइनस का 2 लिखें। a का मान कितना लिखना है, माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा। तो कुल मिला के a की वैल्यू 3 लिखोगे तो b की वैल्यू माइनस 2 आएगी। तब रेखा का समीकरण क्या होगा, देखो a बराबर 3 तथा b बराबर माइनस 2, तब रेखा का समीकरण क्या होगा, यहां आपको लिखना है, तब रेखा का समीकरण आपका ये हो जाएगा। देखो ध्यान दें, ये रेखा का समीकरण है x बटे a और a की वैल्यू हमें 3 लिखनी है, प्लस y बटे b और b की वैल्यू हमें माइनस 2 लिखनी है बराबर 1। ये रेखा का समीकरण होगा। या इसको हम 3 दूनी 6 अगर इस प्रकार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो ध्यान दें, 2x माइनस 3y बराबर 6, ये हमें देखो रेखा का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू देखो अगर रख दें, जब a की वैल्यू माइनस 2 व b की वैल्यू हम 3 रखें तब रेखा का समीकरण क्या होगा, तब रेखा का समीकरण देखो कितना हो जाएगा, तब रेखा का समीकरण आपको लिखना है x बटे माइनस 2 प्लस y बटे 3 और बराबर में 1। ठीक है, a की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, माइनस 2 और b की वैल्यू हमें कितनी लिखनी है, 3। ठीक है, तब रेखा का समीकरण हमें मिल जाएगा 3x माइनस का, ये माइनस में है ना तो यहां लिख दें माइनस 3x और प्लस में यहां लिखेंगे 2y और बराबर में 2 3 6। ठीक, ये इस प्रकार आपको लिखना है। तब एक रेखा, ये वास्तव में जो अभीष्ट रेखा है का 2 समीकरण, अभीष्ट रेखा के 2 समीकरण हमें मिलेंगे, एक तो ये समीकरण मिलेगा और एक ये। ठीक है, चलो इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका ये तीसरा है। इसके बाद देखो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है y अक्ष पर कौन से बिंदु हैं, y अक्ष पर कौन से बिंदु हैं जिनकी रेखा x बटे 3 प्लस y बटे 4 बराबर 1 से दूरी 4 इकाई है। प्रश्न आपका है ये चौथा, और इसमें आपसे देखो ये कहता है कि y अक्ष पर कौन से बिंदु हैं। तो यहां निश्चित रूप से y अक्ष पर एक बिंदु मानना होगा। माना y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर जब बिंदु हम मानते हैं तो वहां पर x निर्देशांक 0 होता है, केवल y निर्देशांक होता है। और y निर्देशांक हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो हमने h लिख लिया। ठीक है, तो y अक्ष पर बिंदु हमने लिख लिया 0, h है, जिसकी, प्रश्न कहता है जिसकी रेखा, कौन सी रेखा से, देखो रेखा हमें दिया है इसने, जिसकी रेखा x बटे 3 प्लस y बटे 4 बराबर 1, या इसको ऐसे लिख दें, देखो थोड़ा बदल के लिख दें, यहां 4 या 12 एलसीएम आएगा तो यहां हमें मिल जाएगा 4x प्लस 3y और बराबर में 4 एकम 4, मतलब 4 या 12 और 12 का 1 में गुणा करोगे तो बराबर 12 लिख दें, या 12 को इधर ले आए तो -12 बराबर 0 लिख दें। तो ये रेखा हमने देखो ऐसे बदल दी।
प्रश्न कहता है कि एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है, हमने मान लिया 0,h है, जिसकी इस रेखा से दूरी 4 इकाई दी गई है। इस रेखा से दूरी बराबर हमें कितनी दी गई है, दूरी का मतलब आपको पता होने चाहिए, किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी का मतलब है लांबिक दूरी 4 इकाई है। ठीक है, मतलब इस रेखा पर इस बिंदु से डाले गए लंब की माप 4 इकाई है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की माप हम कैसे ज्ञात करते हैं, दिए गए बिंदु से रेखा को संतुष्ट कराते हैं बटे √x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। ठीक है, वैसे सूत्र के रूप में हमने आपको बताया कि रेखा हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप की दी जाए। बिंदु हमें x1 y1 से अगर लंब डाला जाए, से डाले गए लंब की माप पूछा जाए, लंब की माप हमसे पूछा जाए, तो लंब की माप हम कैसे ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं लंब की माप p है, तो p बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, इस रेखा को इससे संतुष्ट कराते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन में √x के गुणांक का वर्ग मतलब a स्क्वायर और प्लस y का गुणांक है b, तो b का स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र होता है कि इस बिंदु को इस रेखा से संतुष्ट कराएं बटे √x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। तो अब यहां पर यह बिंदु दिया गया है, इस बिंदु को इस रेखा से संतुष्ट कराएं। ठीक है, और यहां पर इसको हम मॉड में लिखते हैं, इसको भी याद रखना है। ठीक है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं लिखी जाती है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें दिए गए इस बिंदु 0,h से इस रेखा की लांबिक दूरी निकालनी है। किस प्रकार देखो निकालेंगे, याद करिए, इस रेखा की इससे दूरी देखो 4, x का मान कितना लिखोगे 0, प्लस 3 y का मान कितना लिखना है, y का मान हमें h लिखना है, फिर माइनस में 12 लिखना है। ठीक है, और बटे में √x के गुणांक का वर्ग, x का गुणांक है 4 तो हमें 4 का स्क्वायर लिखना है, प्लस y का गुणांक है 3 और 3 का स्क्वायर लिखना है, इस पर मॉड लगा दें। ठीक है, और बराबर ये हमें 4 इकाई दिया है, बराबर 4 लिख दें। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात लग रही होगी, जहां से हमें h का मान जो भी मान मिलेगा h का, उस h के मान को आपको यहां लिखना है, बस वही हमें अभीष्ट बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, h का मान यहां लिखने से हमें अभीष्ट बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से देखो ये तो 0 हो गया, प्लस 3h माइनस में 12 और अपॉन में यहां लिखना है 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25 का वर्गमूल यहां हम 5 लिखेंगे। ठीक है, और बराबर में 4, इतनी बात ठीक है। अब देखो ध्यान दें, अब हमें क्या करना है, मॉड खत्म करना है, मॉड का मतलब प्लस माइनस होता है, तो यहां पर हमें लिखना है 3h माइनस में 12 बटे में 5 लिखना है, बराबर यहां लिख लें प्लस माइनस 4। ठीक है, यहां भी प्लस माइनस 4 लिख लें, या यहां एक ही बात है। तो इसको अगर हम प्लस निशान लेंगे तो h का मान एक अलग आएगा, और माइनस निशान लेंगे तो h का मान अलग आएगा। तो यहां आपको लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो अगर प्लस का चिन्ह लिया जाए तो देखो 3h माइनस में 12 बटे में 5 लिखो, बराबर में इधर प्लस का 4 लिख दे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आगे हमें मिल जाएगा 3h माइनस 12, 3h माइनस में 12 बराबर में 5 चौको 20 लिख दें। 3h बराबर हो जाएगा, ये हमें देखो 20 प्लस 12 मतलब 32 लिखना है, और h बराबर 32 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तथा माइनस चिन्ह लियो, जब यहां पर हमें लेना है, जब माइनस चिन्ह लें तो माइनस चिन्ह लेने पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लेने पर देखो ध्यान दें, यहां लिख दें माइनस चिन्ह लेने पर हमें देखो प्लस माइनस है ना, तो इसमें माइनस लेना है। 3h माइनस 12 बटे में ये है 5 और बराबर में अब हम माइनस का 4 लेंगे। ठीक है, पहले हमने प्लस 4 लिया था, अब की बार माइनस 4 ले लिया। तो अब वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3h माइनस का 12 बराबर अब माइनस 20 हो जाएगा। अब माइनस का 12 इधर प्लस 12 हो जाएगा, 3h बराबर माइनस का 20 प्लस का 12, तो कुल मिला के 3h बराबर माइनस में हमें 8 मिलेगा। ठीक है, अब h बराबर कितना हो जाएगा, -8 बटे 3 हो जाएगा। तो जो अभीष्ट बिंदु हैं वो कौन से बिंदु हैं, y अक्ष पर कौन से बिंदु हैं, 0,h। यहां पर आपको लिखना है अभीष्ट बिंदु। जो हमसे बिंदु पूछे गए थे वो कौन से बिंदु होंगे, वो होंगे 0,32 बटे 3 या 0,-8 बटे 3। ठीक, ये दोनों बिंदु हो सकते हैं आपके y अक्ष पर। ठीक है, y अक्ष पर ये दोनों बिंदु हो सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं से इस रेखा पर डाले गए लंब की दूरी 4 इकाई निकलेगी।
ठीक है, चाहे आप इस रेखा से इस पर लंब डालें तो अभी लंब की माप 4 इकाई निकलेगी, या इस दूसरे वाले बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप निकालें तो अभी 4 इकाई निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, चलो इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए 5वां प्रश्न क्या है, इसमें लिखा है मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा कॉमा साइन थीटा और cos फाई कॉमा साइन फाई को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात करिए। देखो ध्यान दें, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल लें और फिर इसके बाद में प्रश्न कहता है मिलाने वाली रेखा की मूल बिंदु से लंबिक दूरी बता दो। बहुत सरल आसान प्रश्न है, लेकिन केवल हमें एक बात करनी पड़ेगी, इन दोनों बिंदुओं से मिलाने से जो रेखा बनेगी उसका समीकरण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखो बिंदु हमें कौन कौन से दिए गए हैं, बिंदु एक तो दिया गया है cos थीटा कॉमा साइन थीटा, तथा एक दूसरा बिंदु हमें यहां पर दिया गया है cos फाई कॉमा साइन फाई। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनेगी उसका समीकरण पहले हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिखोगे बिंदुओं ये और ये से मिलाने वाली रेखा का समीकरण, बिंदुओं cos थीटा कॉमा साइन थीटा तथा cos फाई कॉमा साइन फाई को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ऐसे लिख दें, है ना, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, मिलाने वाली रेखा का समीकरण। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, आपको देखो सूत्र पता होना चाहिए, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहां से देखो हम इसमें y माइनस y1 x1 y1 आपका ये है देखो साइन थीटा, y1 कितना है साइन थीटा, बराबर का निशान लगाएं, और y2 माइनस y1 देखो x1 y1 x2 y2 ये है, y2 में से y1 घटाना है, मतलब साइन फाई में से हमें साइन थीटा घटाना है, और अपॉन में x2 माइनस x1, x2 ये है x1 ये है, तो cos फाई में से हमें cos फाई माइनस cos थीटा घटाना है। ठीक है, और फिर x माइनस cos थीटा, इतनी बात ठीक है। इसको हल करें और बस फिर इसके बाद मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप निकालेंगे। तो y माइनस साइन थीटा आप ज्यों का त्यों लिख दें, बराबर का निशान इधर देखो थोड़ा ऊपर आ जाओ, साइन थीटा माइनस साइन फाई माइनस साइन थीटा, मतलब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, देखो ध्यान दें 2 cos c प्लस डी बाई 2, c आपका ये है और d आपका ये है, और बटे में 2 लिख दें, c प्लस डी बाई 2 और इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2, मतलब फाई माइनस थीटा बटे 2। ठीक है, तो ऊपर तो हमने ये फॉर्मूला लगा लिया, अब cos c माइनस cos d का नीचे भी फॉर्मूला देखो बन रहा है cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, मतलब थीटा ये और फाई दोनों का जोड़ दें और बटे में 2 लिख दें, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन यहां पर होता है d माइनस c बाई 2, तो ये है d और ये थीटा माइनस फाई बटे 2 लिखना है। ठीक, या इसमें से हम माइनस कॉमन लें तो यहां ये माइनस आ जाएगा, और ब्रैकेट में इधर है x माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहां से देखो y माइनस साइन थीटा आपका ज्यों का त्यों, बराबर का निशान, आगे देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहां पर cos थीटा प्लस फाई बटे 2 आपको ज्यों का त्यों लिखना है। यहां देखिए साइन फाई माइनस थीटा बटे 2, इसको भी ज्यों का त्यों रखना है, और नीचे थोड़ा देखो ध्यान दें, यहां पर साइन थीटा प्लस फाई बटे 2 ज्यों का त्यों लिखना है। यहां से अगर हम माइनस कॉमन लें, ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम यहां से माइनस कॉमन लें कोण से, तो यहां पर फाई माइनस थीटा बटे 2 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर हमने माइनस कॉमन लिया है तो साइन माइनस थीटा बराबर ये माइनस सबसे पहले आता है कि नहीं। तो चलो एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, x माइनस कॉस थीटा ये ज्यों का त्यों आपको लिखना है।
तो अब यहां देखो बाई माइनस साइन थीटा ज्यों का त्यों लिखना है, बराबर में लिखोगे कॉस थीटा प्लस फाई बटे 2। ठीक है, ये ज्यों का त्यों, ये भी ज्यों का त्यों लिखना है, साइन फाई माइनस थीटा बटे 2, थीटा बटे 2। और इसके बाद जो नीचे है उसको देखो, ध्यान दें, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, वो माइनस कहां आएगा, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख दें साइन थीटा प्लस फाई बटे 2, और यहां इसको लिख लें साइन फाई माइनस थीटा बटे 2। तो ये देखो आपस में कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा कि नहीं। और इसके बाद यहां देखो एक्स माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। एक स्टेप और यहां आगे बढ़ाएंगे। देखो इसका गुणा हम पहले तो यहां करेंगे, तो यहां हम लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं बाई के साथ में साइन, साइन थीटा प्लस फाई बटे 2। ठीक है, ये साइन थीटा प्लस फाई बटे 2 का गुणा हमने बाई से कर लिया, और इसका गुणा यहां करोगे तो माइनस में साइन थीटा और इनटू में साइन थीटा प्लस फाई बटे 2 लिखोगे। ठीक है, इतना काम हमने इसका इधर गुणा कर लिया। अब ये माइनस बचा और माइनस के साथ में कॉस थीटा प्लस फाई बटे 2 बचा। इस माइनस का और कॉस थीटा प्लस फाई बटे 2 का गुणा इस ब्रैकेट में करना है। ठीक है, तो यहां करेंगे देखो माइनस में होगा एक्स इंटू में कॉस थीटा प्लस फाई बटे 2, ये माइनस माइनस अब ये प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा में हमें गुणा करना है कॉस थीटा प्लस फाई बटे 2 से। इतनी बात ठीक है। चलो इसको पक्षांतर करके हम एक साइड ले आएंगे। देखो यहां से यहां पर थोड़ा आ जाओ। ठीक है, यहां देखो ये माइनस का पद है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा, एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस फाई बटे 2, एक्स कॉस थीटा प्लस फाई बटे 2। ठीक है, ये देखो माइनस का था, इधर आ गया। ये ज्यों का त्यों रखना है, बाई साइन थीटा प्लस फाई बटे 2, बाई साइन थीटा प्लस फाई बटे 2 ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, इसको हम एक काम करते हैं, इधर ले जाते, इधर तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। पहले तो हमें बराबर का निशान लगाना है और फिर लिखना है कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस फाई बटे 2, और ये हो जाएगा प्लस में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस फाई बटे 2। इतनी बात ठीक है। और आगे देखो यहां से हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का यहां पर हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, कॉस ए माइनस बी, ए का मतलब थीटा और माइनस बी का मतलब थीटा प्लस फाई बटे 2। ठीक है, ये देखो इतना। और इसको आगे हल करें तो यहां पर हमें मिल जाएगा कॉस, यहां से एलसीएम आएगा 2, और ये 2 थीटा में से एक थीटा हमें घटाना है तो एक थीटा मिलेगा और माइनस में हो जाएगा फाई। ठीक है, इतना देखो हमें मिल जाएगा। ठीक, इसको अगर बाएं साइड ले जाए तो माइनस का हो जाएगा। देखो पूरा इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस फाई बटे 2, ये ज्यों का त्यों, प्लस बाई इंटू साइन थीटा प्लस फाई बटे 2, और इसको इधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई बटे 2, और बराबर में 0 लिख दें। अब इस रेखा की ये कौन सी रेखा है, ये वो रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ये समीकरण है। ठीक है, अब इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछी गई है, तो यहां लिख दें इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी, इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दी गई रेखा की मूल बिंदु से दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। मूल बिंदु से दूरी को अगर P से रिप्रेजेंट किया जाए, मूल बिंदु से किसी रेखा की दूरी को P से रिप्रेजेंट किया जाए तो P बराबर क्या होता है, देखो ध्यान दें, अचर पद केवल लिखा जाता है। ये कहें, अभी हमने जो एक इससे पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें भी बताया था, किसी दिए गए बिंदु से दी गई रेखा की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, दिए गए बिंदु से रेखा को संतुष्ट कराते हैं बटे अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। तो यहां देखो मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है, मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी देखो 0 हो जाएगा क्योंकि बाई 0 लिखना है, एक्स 0 लिखना है, बाई 0 लिखना है। फिर माइनस में यहां क्या बचेगा, देखो माइनस में बचेगा कॉस थीटा माइनस फाई बटे 2, और बटे में
अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। एक्स का गुणांक है कितना, आपको लिखना है cos थीटा प्लस 5/2 है, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस वाई के गुणांक का वर्ग, वाई का गुणांक कितना है साइन थीटा प्लस 5/2 है, इसका भी स्क्वायर करोगे। ठीक है, ये आपको इतना लिखना है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप। ठीक है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। तो ये देखो यहां से हमें लिखना है, मॉड अगर खत्म करें तो माइनस खत्म हो जाएगा, इसको लिखना है cos थीटा माइनस 5/2 और अपॉन में लिखना है, ध्यान से देखो ये cos स्क्वायर थीटा मान है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 लिखना है। इस प्रकार से मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप कितनी हो जाएगी, cos थीटा माइनस 5/2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, चलो थोड़ा बड़ा सवाल था और वास्तव में अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री इसमें ज्यादा यूज हो रही थी, बाकी कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लें और इसके बाद जो भी समीकरण आ जाए, रेखा का समीकरण आ जाए, जैसे रेखा का समीकरण हमें ये मिला, इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, इसको x का मान 0 लिखना है, y का मान 0 लिखना है, केवल अचर पद लिखना है और बटे में अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेखा की मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, देखिए 6वां प्रश्न है, रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और दूसरी रेखा है 3x प्लस y बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बता दो। देखो कितनी सरल बात है, कितनी सरल बात है, बिल्कुल एकदम आसान बात। देखो 6वां सवाल है, पहले हमें दो रेखाएं दी गई हैं, उन दोनों के हमको हल करके प्रतिच्छेद बिंदु बता दो पहले। ठीक है, क्योंकि रेखा प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है तो प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है और वो रेखा y अक्ष के समांतर है, बस इतनी बात है। देखो ध्यान दें, पहले हम इन दोनों रेखाओं को हल कर लेते हैं। पहली रेखा दी गई है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, एक तो आपकी ये रेखा दी गई है। ठीक है, तथा एक दूसरी रेखा हमें और दी गई है, वो रेखा कौन सी है, 3x प्लस y बराबर 0, 3x प्लस y बराबर 0, ये हमें एक दूसरी रेखा दी गई है। बस इन दोनों रेखाओं को हम हल करके x और y की पहले वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रेखाओं को दोनों को मिला लें, x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, दूसरी रेखा है 3x प्लस y बराबर 0। ठीक है, इन दोनों को हल करोगे, कैसे हल करोगे, हल करने का अपना तरीका हो सकता है, अलग अलग तरीकों से भी रेखा को हल किया जा सकता है। ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है। अगर इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करें तो यहां से y की वैल्यू निकालें और इस y की वैल्यू को यहां रख दें, या x की वैल्यू यहां से निकालें यहां रख दें, आपका अपना जैसा नजरिया है कर सकते हो। या इसको अगर विलोपन विधि से करना चाहें तो फिर हमें x का गुणांक अथवा y का गुणांक बराबर करना पड़ेगा, है ना। विलोपन विधि से करना चाहें तो उससे भी आप कर सकते हो। तो जौन सी आपको अच्छी और सरल लगे उस विधि से आप इसको हल कर लो। चलो हम यहां पर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से y की वैल्यू बताओ कितनी होगी, माइनस 3x होगी। देखो ध्यान दें, y बराबर प्लस का 3 है तो माइनस का 3x हो जाएगा, और समीकरण 2 से जो y की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर तो यहां पर देखो हमें रखनी है x का मान अपना ज्यों का त्यों, फिर माइनस 7 और y का मान माइनस 3x लिखना है, प्लस में 5 लिखना है बराबर 0। तो यहां से देखो x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7 या 21x लिखोगे, प्लस में 5 और बराबर में 0। ठीक है, तो इस तरीके से देखो 21 और 1 22, यहां लिख दें 22x प्लस में 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू हमें माइनस 5/22 मिल जाएगी। देखो ठीक है, और ये x की वैल्यू उठा के आप यहां लिख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां लिख दें x बराबर माइनस 5/22, तब y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 और x की वैल्यू लिखोगे माइनस में 5/22। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और 5 तिया 15/22 लिख दें। तो अब बताओ भाई प्रतिच्छेद बिंदु कितने होंगे? प्रतिच्छेद बिंदु हमें कौन सा बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु होगा? x का मान है -5/22 और y का मान है 15/22। ठीक है, ये हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। अब प्रश्न आपका ये कहता है कि प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ जो y अक्ष के समांतर है। तो कोई रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो आपको पता है कि y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता अनंत होती है कि नहीं? अभी हमने बताया कि अगर कोई रेखा, देखो ये रेखा, ये y अक्ष है और इसके समांतर रेखा अगर खींची जाए तो वो x अक्ष पर लंबवत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर रेखा x अक्ष पर लंबवत है तो उसकी प्रवणता कितनी होगी? उसकी प्रवणता m बराबर tan 90 होगी और tan 90 का मान तो अनंत होता है। ठीक है कि नहीं? तो अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है, कोई रेखा अगर y अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता आपको क्या लिखनी है? अनंत लिखनी है। ठीक है, तो यहां लिख दें प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? देखो प्रतिच्छेद बिंदु -5/22 और कोमा 15/22 से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा गया है। ठीक है, और जिसकी प्रवणता कितनी बतानी है? जिसकी प्रवणता आपको लिखनी है अनंत है। जिसकी प्रवणता बराबर कितनी लिखनी है? प्रवणता मतलब m बराबर कितना लिखना है? अनंत। क्यों लिखना है अनंत? यहां अगर लिखना चाहो आप लिख दें, चूंकि रेखा y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो अगर रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता अनंत होती है। ठीक है, तो यहां से हमें रेखा का समीकरण क्या मिलेगा? y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। यहां देखिए y माइनस y1, ये x1 है, ये y1 है, तो y1 का मान आपको लिखना है 15/22 बराबर, और m को क्या लिखना है? अनंत लिखना है, और x माइनस x1 बराबर ये लिखना है माइनस में 5/22। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, तो बस अब देखो ध्यान दें, अनंत का क्या मतलब है? y माइनस 15/22 बराबर, अनंत का मतलब 1/0 होता है। ठीक है, और x प्लस 5/22 लिख लें, और यहां देखो जब 0 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और ये है x प्लस 5/22। तो इस प्रकार रेखा का समीकरण हमें क्या मिल जाएगा? x प्लस 5/22 बराबर 0। ये हमें रेखा का समीकरण मिल जाएगा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 22x प्लस 5 बराबर 0। ये आपका रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6वां। चलो इसके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, नोट करते जाओ भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है x एक रेखा है x/4 प्लस y/6 बराबर 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। देखो ध्यान दें, प्रश्न आपका है ये 7वां। इसमें कहा गया है एक रेखा हमें दी गई है, रेखा हमें दिया है x/4 प्लस y/6 बराबर 1। ये हमें रेखा दी गई है और इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण हमसे पूछा गया है। देखो ध्यान दें, ये रेखा जो दी गई है, इस रेखा को पहले थोड़ा सॉल्व करें। देखो यहां से हमें 12 एलसीएम लेगा, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो 4 तिया 12 मतलब 3x लिखना है, प्लस यहां 6 दूनी 12 मतलब 2y लिखना है बराबर 1। इतनी बात ठीक है। चलो थोड़ा और आगे देखें तो ये हमें इस प्रकार लिख लेना है 3x प्लस 2y बराबर में 12। अब प्रश्न कहता है कि ये रेखा, देखो ध्यान दें, ये रेखा देखो लिखा है इस रेखा पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण बताइए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। यह रेखा y अक्ष से मिलती है प्रश्न कहता है। तो यहां पर देखो इस पर हम 1 नंबर डाल दें और लिख दें चूंकि यह रेखा y अक्ष पर मिलती है। अगर यह रेखा y अक्ष पर मिलती है तो इसका मतलब है
x बराबर 0 होगा। x बराबर 0 अगर आप यहां लिख दें तो 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर में यहां 12 लिखना है, तो ये तो 0 हो जाएगा और y की वैल्यू यहां से हमें कितनी मिल जाएगी, 12 में 2 का भाग मतलब 6। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक ये बिंदु है जो 0,6 है, इस बिंदु, ये रेखा इस बिंदु से मिलती है। प्रश्न आपका ये कहता है। अब देखो दूसरी कंडीशन है, प्रश्न में पूछा क्या गया आपसे, ये पूछा गया है कि ये वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण बताओ। तो इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण होगा कितना, यहां लिखना है रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण, ऐसे लिख दें, ठीक है। रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण बताओ। लंब रेखा का समीकरण, किसी दी गई रेखा पर लंब रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं। किसी दी गई रेखा पर, मतलब रेखा 1 हमें दी गई है और इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करते हैं, केवल और केवल x y के गुणांकों को बदल देते हैं, बीच का निशान बदल देते हैं और अचर पद हटा के प्लस लैम्डा लिखते हैं। इतना ही तो करते हैं। तो चलो यहां पर समझ लेते हैं। यहां देखो हमें क्या करना है, x का गुणांक y के साथ, y का गुणांक x के साथ में, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3y। बीच का प्लस निशान है, आपको माइनस लिखना है और अचर पद हटा के प्लस लैम्डा बराबर 0 लिखना है। ये रेखा वास्तव में हमारी लंब रेखा है। रेखा नंबर 1 पर दी गई रेखा पर ये लंब रेखा का समीकरण है, ठीक है। रेखा 1 पर ये लंब रेखा का समीकरण है। अब हमें क्या करना है, ये रेखा 0,6 से जाती है, तो यहां लिख दें चूंकि यह रेखा बिंदु 0,6 से जाती है, अगर यहां से जाती है तो निश्चित रूप से इस बिंदु से यह रेखा संतुष्ट होगी। तो आपको लिखना है अतः रेखा 2 इस बिंदु से संतुष्ट होगी, ठीक है। तो यहां संतुष्ट कराने का मतलब क्या है, x का मान 0 और y का मान 6 लिखना है। तो यहां लिख देते हैं, देखो 2 और x का मान हम 0 लिखेंगे, -3 और y की वैल्यू हम 6 लिखेंगे और प्लस लैम्डा लिखें बराबर 0 लिखें। तो ये तो 0 हो जाएगा, 6 18 -18 प्लस लैम्डा बराबर 0, दैट इज लैम्डा की वैल्यू हम यहां 8 लिख दें। इतनी बात ठीक है, लैम्डा बराबर 8 हो गया, सॉरी 18 है, लैम्डा बराबर 18 हो गया। इस लैम्डा का मान 18 हम यहां पर लिख दें रेखा नंबर 2 में, समीकरण 2 में लिख दें। यहां लिख दें लैम्डा बराबर 18, समीकरण 2 में लिखने पर, 2 में रखने पर क्या मिल जाएगा हमें, अभीष्ट रेखा का समीकरण मिल जाएगा। अभीष्ट रेखा का समीकरण, ठीक है। तो अभीष्ट रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, देखो 2x - 3y और प्लस लैम्डा की जगह 18 लिख दें बराबर 0। ये है उस रेखा का समीकरण जो इस रेखा पर, दी गई रेखा पर लंब है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, इसको भी नोट करें। इसके बाद देखो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आए। थोड़ी देर, हालांकि ये थोड़ी एक्सरसाइज है, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है। थोड़ी देर और रहिए। अगर बाय द वे अगर पूरी कंप्लीट नहीं होती है तो इसको हम 2 पार्टों में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी देर और रुकना है आपको। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, लिखा है रेखाओं y - x बराबर 0, दूसरी रेखा है x + y बराबर 0, तीसरी रेखा है x - k बराबर 0 और इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। मेरे ख्याल से ये तो कोई खास बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है, आपने बहुत अच्छे से इसको पहले भी कहीं पढ़ा होगा कि अगर कोई त्रिभुज दिया जाए, ये देखो कोई त्रिभुज मान लेते हैं ABC, आपका एक त्रिभुज है और तीनों रेखाओं के समीकरण हमें यहां पर दिए गए हैं। पहली रेखा का समीकरण है आपका y - x बराबर 0, यहां लिख दें y - x बराबर 0, मान लेते हैं ये रेखा AB का समीकरण है। दूसरी रेखा है x + y बराबर 0, मान लेते हैं दूसरी रेखा का समीकरण है। जबकि तीसरी रेखा का समीकरण x - k बराबर 0 हमें दिया गया है। अब देखो अगर हम तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें पता हो जाएं, इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता हो जाएं, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल एकदम आसान तरीके से लगा सकते हैं।
तो देखो मौखिक तरीके से क्या करो, इस रेखा को हल करके हम सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लें। बड़े आराम से देखो कर सकते हो। अगर हम x माइनस के, यहां लिखा है x माइनस के बराबर 0, तो यहां से बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको लिखना है x बराबर k। तो देखो x बराबर तो k हो गया। अब यहां x का मान अगर k लिख दें भैया, इनको दोनों को हल करके इस बिंदु के निर्देशांक मिलेंगे, तो यहां से x की वैल्यू k मिल गई। x की वैल्यू k यहां रख दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस k। देखो इसको हम k लिखेंगे, k प्लस y बराबर 0, तब बताओ y बराबर माइनस के होगा कि नहीं, y बराबर माइनस के होगा। तो इस तरीके से सी बिंदु के निर्देशांक हमें मिल गए कितने, k, माइनस के। अब आते हैं देखो दूसरे इस शीर्ष की बात करो, इसके निर्देशांक कैसे, इन दोनों को हल करके इस शीर्ष के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो यहां इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो x जोड़ दें तो ये तो कट जाएगा, माइनस और प्लस, y जोड़ के 2y बराबर 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि y की वैल्यू 0 लिखेंगे तो x की भी वैल्यू 0 होगी। इसके बाद देखो यहां इस शीर्ष के निर्देशांक बताओ कितने होंगे, इन दोनों को हल करोगे, x की वैल्यू तो यहां से देखो k है, और x की वैल्यू अगर k यहां लिख देंगे तो y की वैल्यू भी हमें k मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमने तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होते हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बहुत अच्छे से आप जानते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में x1/2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसमें एक बिंदु x1/1, ये x2/2, इसको x3/3, या इसको x1/1, x2/2, इसको x3/3 मान सकते हो, एज यू लाइक, जैसा आप कर सकते हो कर सो। ठीक है, तो इस तरीके से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इसको अब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में देखो क्या कहा गया है, 9वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि P का मान ज्ञात करिए जिससे 3 रेखाएं दी गई हैं और तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। देखो बहुत आसान बात है, अगर एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, अगर तीनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मतलब दो बिंदुओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर ही तीसरी रेखा जाएगी, तभी तीनों रेखाएं एक बिंदु से प्रतिच्छेद करती हुई मानी जाती हैं। जब दो बिंदुओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाए और तीसरी रेखा इसी बिंदु से होकर जाए तो हम कहेंगे कि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से जा रही। ठीक है कि नहीं, बस इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा और कुछ नहीं। तो यहां भी आपको इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। देखो ध्यान दें, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9वां है, देखो है ना, 9वां प्रश्न है। इसमें 3 पहले रेखाएं लिख लेते हैं और इसमें यहां पर एक रेखा में जो P है उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। और ये 3 रेखाएं कौन कौन सी हैं, देखो पहली रेखा है, रेखा हमें यहां पर पहली दिखाई दे रही है 3x प्लस y माइनस 2 और बराबर में 0। एक आपकी पहली रेखा ये है। दूसरी रेखा है आपके पास px प्लस 2y, ये है px प्लस 2y और माइनस में है 3 और बराबर में 0, ये आपका दूसरा रेखा है। इसके बाद तीसरी जो रेखा है वो आपकी है 2x माइनस y, 2x माइनस y और ये माइनस में 3 और बराबर में 0, ये आपकी तीसरी रेखा है। ठीक है, ये तीसरी रेखा है। और प्रश्न आपका ये कहता है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो P का मान बताइए। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखो एक काम करो कि यहां पर रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर 2 देखें तो बड़े आराम से इन दोनों को हल कर सकते हो, प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल जाएंगे। उस प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी रेखा को संतुष्ट कराओगे तो P की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही काम करना है। आपको लिखना है समीकरण 1 व 3, इनको हमें हल करना है। हल करने पर इन दोनों को हल करोगे, देखो यहां लिख लेते हैं एक बार फिर से 3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0, एक रेखा ये है आपकी पहली, और इसमें 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, ये वाली रेखा नंबर 3 है। इन दोनों को यहां पर देखो जोड़ दो,
क्या करोगे, जोड़ दो। क्यों जोड़ें, क्योंकि प्लस बाई और माइनस बाई ये देखो कैंसिल हो रहा है, जोड़ने से कट जाएगा। 3 और 2 5, यहां हम 5x लिखें, और माइनस का 2 माइनस का 3, तो यहां पर माइनस का 5 लिखें, बराबर में 0, मतलब 5x बराबर 5। तो यहां से हमें x की वैल्यू देखो 1 मिल जाएगी, x बराबर 1। ठीक है, अब x बराबर 1, इन दोनों रेखाओं में से किसी एक रेखा में x का मान 1 लिख दें तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहां लिख दें समीकरण, यहां लिख दें समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो यहां पर देखो 3 लिखा है, x का मान 1 लिखोगे, प्लस y लिखोगे, माइनस का 2 लिखें, बराबर 0। ठीक है, इसमें हमने लिख दिया। अब देखो 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाओगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस y बराबर 0, और इस प्रकार से y की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी। ठीक है, y बराबर -1, x बराबर 1। तो यहां देखो आप हैं प्रतिच्छेद बिंदु, यहां लिख रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल गई। प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु हैं, x का मान 1 और y का मान -1, ये बिंदु हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस प्रतिच्छेद बिंदु से इस तीसरी रेखा को संतुष्ट कराना है, क्योंकि तीनों रेखाएं एक बिंदु पर जाती हैं, प्रश्न ऐसा कहता है। तो यहां लिख दें चूंकि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रेखा 2 में x बराबर 1 और y बराबर -1 आप रख दें। ठीक है, इसको हमें इस रेखा नंबर 2 में लिखना है, x का मान 1 और y का मान -1। तो देखो p आपका ज्यों का त्यों x का मान 1 लिखना है, प्लस 2 इंटू y का मान -1 लिखना है, और माइनस का 3 बराबर में 0। ठीक है, इसमें हमने x का मान 1 और y का मान -1 लिख दिया। ठीक है, अब हमें देखो ये तो p मिल रहा है, यहां देखो माइनस का 2 माइनस का 3 मतलब माइनस का 5 हो जाएगा, p बराबर +5 लिख दें। ठीक है, p की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो p बराबर आपको 5 लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ध्यान से इसको भी नोट कर लें, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, 10वां प्रश्न देखो क्या है, बल्कि हम ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल 5 मिनट और आपको वेट करना है, 5 मिनट मेरे साथ रहिए, इस प्रश्न को खत्म करके यहीं पर इस वीडियो का हम अंत कर देंगे, फिर बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में ले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वां और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, यह लिखा है यदि 3 रेखाएं, एक रेखा हमें देखो दिया गया है जिनके समीकरण हैं y बराबर m1x प्लस c1, और दूसरी रेखा है y बराबर m2x प्लस c2, और तीसरी रेखा है y बराबर m3x प्लस c3 है, और ये लिखा है तीनों रेखाएं संगामी हैं। क्या कहा है, संगामी हैं। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। बच्चों आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अगर 3 रेखाएं एक ही बिंदु से जाती हैं तब उनको हम संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसमें संगामी शब्द लिख दिया, बात वही है जो ऊपर वाले प्रश्न में है। ठीक है, तो तीनों बिंदुओं में से कोई 2 रेखाओं को लेकर हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, और उस प्रतिच्छेद बिंदु को तीसरी रेखा से संतुष्ट कराएंगे। बस यही सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सीधी सीधी बात हमें प्रूफ हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां, 3 रेखाएं कौन कौन सी दी गई हैं। एक रेखा है y बराबर m1x प्लस c1, ये रेखा नंबर 1 है। दूसरी रेखा है y बराबर m2x प्लस c2, ये रेखा नंबर 2 है। और तीसरी रेखा है y बराबर m3x प्लस c3, ये आपकी रेखा नंबर 3 है। तीनों रेखाएं कैसी हैं, संगामी हैं। तीनों रेखाएं संगामी हैं। तो यहां से हमें क्या करना है, कोई 2 रेखाओं को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें, और फिर वो प्रतिच्छेद बिंदु इस रेखा में रख दें, मतलब इस रेखा से संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि ये तीनों रेखाएं संगामी हैं, मतलब एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी रेखा जाती है, ऐसा प्रश्न कहता है। संगामी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले रेखा नंबर 1 और 2 दोनों को हल करना है। समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरणों से देखो ध्यान से,
अगर इन दोनों समीकरणों को हल करना चाहें तो यहां पर देखो हम तुलना कर दें इनकी, y बराबर ये भी है, y बराबर ये है, दोनों की तुलना करें तो हमें m1x प्लस c1 बराबर कितना मिल जाएगा, m2x प्लस c2 मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो हमने दोनों की तुलना कर दी, y का मान ये है, y का मान ये है, तो इसको हमने इसके बराबर लिख लिया। अब अगर x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो तो x को हमें इधर ले आना होगा, तो यहां से m1 माइनस m2 इंटू एक्स लिखो। ध्यान दें, इस x और इस x को हमने कॉमन लिख लिया, ये m1 और ये माइनस का m2, इधर आ जाओ बराबर, ये c2 और ये c1 माइनस का हो जाएगा। तब यहां से x की वैल्यू निकलेगी c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हमें x की वैल्यू मिल गई, x निर्देशांक मिल गया। इस x निर्देशांक को समीकरण 1 में लिख दें, समीकरण 1 में लिख दें। ठीक है, पहले समीकरण से देखिए y बराबर m1 इंटू एक्स, और x की वैल्यू हम लिखेंगे c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, m1 माइनस m2, और ये आपके पास प्लस आगे c1 ज्यों का त्यों, ये प्लस c1 ज्यों का त्यों। ठीक है, इसको हल करोगे यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो एलसीएम आएगा कितना, m1 माइनस m2, ये एलसीएम आएगा, तो यहां से देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना होगा, m1c2 माइनस m1c1, और प्लस इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा m1c1 माइनस m2c2। यहां देखिए इसको इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितनी मिल जाएगी, m1c2 माइनस m2c1 और अपॉन में m1 माइनस m2, ये हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल गई। देखो ध्यान दें, प्रतिच्छेद बिंदु यहां से हमें कौन से मिले, यहां से देखिए x की जो वैल्यू है वो है आपकी c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, ये तो x की वैल्यू है। y निर्देशांक कितना है, इसको लिख लें m1c2 माइनस m2c1, और अपॉन में लिखना है m1 माइनस m2, ये आपका y निर्देशांक है। तो इस तरीके से ये दोनों रेखाओं, पहली दूसरी, इन दोनों रेखाओं को हल करने पर जो प्रतिच्छेद बिंदु मिले ये मिल गए। ठीक है, अब इसी प्रतिच्छेद बिंदु पर ये रेखा होनी चाहिए, इसी रेखा, ये मतलब जो दो रेखाएं हमने बताई, दोनों रेखाओं का हमने प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, इस प्रतिच्छेद बिंदु से ही ये तीसरी रेखा जानी चाहिए। तो इसका मतलब तीसरी रेखा इस प्रतिच्छेद बिंदु को संतुष्ट करेगी। तो यहां लिखना है चूंकि तीनों रेखाएं संगामी हैं, चूंकि तीनों रेखाएं संगामी हैं, अतः तीसरी रेखा इसी बिंदु से जाएगी। अतः यहां लिख दें तीसरी रेखा इसी बिंदु से जाएगी, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, अब इस बिंदु से जाएगी मतलब इसको संतुष्ट करेगी, तो यहां संतुष्ट कराएंगे। y की वैल्यू हम पहले लिखेंगे कितनी, ये वाली देखो, y की वैल्यू लिखेंगे y की वैल्यू लिखेंगे m1c2 माइनस m2c1, और अपॉन में लिखना है m1 माइनस m2, ये तो y की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद बराबर का निशान लगाना है, यहां देखो लिखना है m3, यहां लिखना है m3 इनटू में x, और x की वैल्यू ये लिखनी है, कौन सी लिखनी है x की वैल्यू, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 लिखना है। ठीक है, और प्लस c3 आपको ज्यों का त्यों लिखना है c3। इतनी बात ठीक है, बस इसको हल करोगे तो बिल्कुल जो हमें यहां पर प्रूव करवाया गया है वही बिल्कुल आपको आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो यहां पर इसको हम हल करके यहां पर लिखेंगे, ध्यान से समझो। यहां से देखो m1c2 माइनस m2c1, और अपॉन में लिखा है m1 माइनस m2, ज्यों का त्यों लिखा रहने दें। यहां देखो ध्यान दें, इसका हम एलसीएम लें, m1 माइनस m2 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, देखो m3c2 माइनस m3c1, और प्लस यहां इसका गुणा करोगे तो देखो m1c3 और माइनस में m2c3 मिलेगा। ठीक है, इतना मिलेगा भाई। अब देखो एक बात और यहां से
कुछ ऐसा तो नहीं है कि यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कोई नहीं। देखो यहां से इस हर को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब जो बचा है उसमें आप देखें लिखा है M1C2 माइनस में M2C1 और बराबर में ये इधर लिखा है M3C2 माइनस M3C1 और फिर प्लस में इधर है M1C3 माइनस M2C3। अब देखिए हमें आंसर में कैसे ले आना है, बस उसी प्रकार हमें यहां पर लिखना है, ठीक है। इसमें देखो M1 के जो गुणांक हैं उनको इकट्ठा करना है। M1 देखो यहां लिखा है, M1 यहां लिखा है, देखो इन दोनों जगह से M1 कॉमन दिखाई दे रहा है ना। तो इधर इसको ले आओगे तो यहां से हम M1 कॉमन लेंगे तो अब हमें मिल जाएगा M1 कॉमन के बाद C2 माइनस C3 मिलेगा, देखो ठीक है। ये M1 और ये M1 हमने कॉमन ले लिया, ये C2 और माइनस में C3, ठीक है। इसके बाद M1 के बाद M2 की बात करो, देखो M2 कहां लिखा है, कहां पर है, M2 यहां लिखा है और M2 आपका यहां लिखा है। इन दोनों पदों को एक साथ ले लो, इन दोनों पदों को एक साथ ले लो। तो चलो इधर ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का ये M2 हम कॉमन ले लेते हैं, तब हमें यहां मिलेगा C3, ये देखो माइनस का है ना, इधर आएगा प्लस का C3 हो जाएगा और यहां M2 ये कॉमन में चला जाएगा तो माइनस में हमें C1 मिलेगा। इतनी बात ठीक है। इसके और आगे देखो, अब M3 की बात करो तो इन दोनों जगह से आप M3 कॉमन ले सकते हो, देखो इन दोनों जगह से अगर M3 कॉमन ले या इधर करो तो इधर देखो, इधर हम माइनस का है, इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा। तो प्लस और M3 अगर हम कॉमन लें, M3 अगर कॉमन लें तो यहां से C1 और ये माइनस में हो जाएगा C2, C1 माइनस C2 लिख दें और बराबर में इधर 0 लिख दें। अब देखो मिलान करो, ऐसा ही कुछ हमें प्रूव करना है। देखो ध्यान दें, M1 C2 माइनस C3 प्लस M2 C3 माइनस, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10वां। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें और शेष प्रश्नों को हम अगले वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।